हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 के बिजनेस एनालिटिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। ये सब्जेक्ट है बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। बिजनेस एनालिटिक्स आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपके जो सिलेबस है उसमें 6 यूनिट्स है। यहाँ पे छठा यूनिट नहीं, एक प्रकार से कहें 6 लेसन है। ठीक है, और 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट में आपके 6 लेसन जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 लेसन लिखे हैं, बाकी हमने क्वेश्चन आंसर में 6 लेसन को कवर अप किया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप कह सकते हैं कि एग्जाम फर्स्ट टाइम होने जा रहा है तो प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर अप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस चीज को ही कवर करेंगे। मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर से है वो निकाल के लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हमारा लेसन नंबर का नाम है, लेसन नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ठीक है, डेटा साइंस का परिचय के बारे में है। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। और यहाँ पे ये जो इमोजी लगा है ये आपको बताता है क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल, कि आपको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप क्या उसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एक्सप्लेन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा विद एग्जाम्पल। ठीक है, बिग डेटा की जो 5 विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है, वैरायटी, फिर वेरिएसिटी एंड वैल्यू। ये जो चीजें हैं ये आप इनके बारे में इस क्वेश्चन के अंतर्गत बिग डेटा में बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो आंसर है काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। डिफरेंशिएट बिटवीन डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स के बीच में क्या अंतर है ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स के बीच में अंतर आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, इसमें आप जो छात्र हैं जैसे कि आप लोग, आप इसमें क्या बताएंगे, पहले आप परिभाषा जो होती है, परिचय होता है, वो आप बता देंगे। डेटा एनालिसिस का क्या मतलब है, डेटा एनालिटिक्स का क्या मतलब है, फिर उनकी प्रक्रिया और उनके लक्ष्यों के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके जो पॉइंट है वो बनते रहेंगे, आप पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्लासिफाई डेटा टाइप विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, आपको डेटा टाइप जो है उनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि डेटा के प्रकारों को वास्तविक जीवन के उदाहरणों सहित विभाजित कीजिए। आपको जो डेटा के प्रकार हैं, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके आपको उनको क्लासिफाई करना है, उनको विभाजित करना है। किस प्रकार से? उत्तर में आप नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, स्केल, डेटा की परिभाषा एवं उदाहरण जैसे लिंग, रैंकिंग, आयु आदि शामिल करने कर सकते हैं अपने अंतर्गत। ठीक है, लिंग के आधार पर 2 प्रकार के लिंग होते हैं, तो ठीक है, हम कहें पुरुष और महिलाएं, तो ये आप डेटा डिवाइडिंग हो गया। फिर रैंकिंग हो जाती है, फिर आयु आ जाती है। ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ में हम उस तरह के डेटा को यूज करते हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें पूछा गया डिस्कस एनी 3 एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंतर्गत जो बिग डेटा की 3 एप्लीकेशन है वो आपको बतानी है। व्यवसाय में या बिजनेस में बिग डेटा के 3 उपयोगों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, एनी 3 एप्लीकेशंस के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर में हो जाती है, मार्केटिंग में हो जाती है, फिर लॉजिस्टिक में जो बिग डेटा है उसका काफ़ी बड़ा यूज़ होता है। जैसे क्षेत्रों में बिग डेटा का वास्तविक उपयोगों को समझना होगा। ठीक है, मतलब समझाना होगा आपको। बिग जैसे लॉजिस्टिक होती है, ठीक है, उसके अंतर्गत बिग डेटा, जिसमें क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, इधर से उधर होता है सामान। ठीक है, तो उस चीज़ को बिग डेटा के अंतर्गत करा जाता है। तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। लेसन नंबर 2 को देखते हैं। डेटा प्रिपरेशन, समरेशंस एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग स्प्रेडशीट। ठीक है, अब आपको यहाँ पे स्प्रेडशीट का जो उदाहरण है वो आ गया है। यहाँ पे स्प्रेडशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है और चांसेस भी ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा क्लीनिंग इन एनालिटिक्स। ठीक है, एनालिटिक्स के अंतर्गत डेटा क्लीनिंग के आपको इंपॉर्टेंस बताने हैं और उसकी प्रोसेस बतानी है। ठीक है, एनालिटिक्स में डेटा की सफाई, क्लीनिंग की प्रक्रिया और महत्व को आपको समझाना है। छात्र यहाँ पे क्या बताते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आउटलेयर हटाना या फिर मिसिंग वैल्यू भरना। अब ऐसा होता है ना कि आपके पास कई सारा डेटा है, उसमें हो सकता है कि किसी कॉलम में या किसी जो पोर्शन है उसमें डेटा ना हो, तो उस वैल्यू को भरना। डुप्लीकेट डेटा जो होता है उसको हटाना। स्प्रेडशीट में कई बार होता है कि डेटा डुप्लीकेट काफ़ी सारा आ जाता है, तो उस डेटा को हटाना। ठीक है, ये सब डेटा क्लीनिंग के अंतर्गत आता है और डेटा जो सफाई है उसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। व्हाट इज पीवेट टेबल एंड हाउ आर दे यूज्ड इन डेटा समराइजेशन। ठीक है, पीवेट टेबल क्या होती है और वो डेटा समराइजेशन में कैसे यूज होती है वो बातें बतानी है आपको। पीवेट टेबल क्या है और डेटा संप्रेक्षण में उनके उपयोगों को, मतलब उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसमें आप बताएंगे। अब उत्तर में आप क्या लिखेंगे, एक्सेल में पीवेट टेबल बनाने, उनके विश्लेषण के प्रयोग और रिपोर्टिंग के लिए उपयोगिता समझानी होगी।
पीवेट डेटा क्या है? एक्सेल के अंतर्गत, मतलब एमएस एक्सेल के अंतर्गत पीवेट डेटा जो है वो बनती है, टेबल बनती है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है, उसके विश्लेषण को बताना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एक प्रकार से कहें तो लाइन बाय लाइन लिखती हुई चलनी है, प्रोसेस आपको कंप्लीट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया एक्सप्लेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद एग्जांपल, ठीक है। कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को उदाहरण सहित समझाइए। जैसे कि यहाँ पे उत्तर में आपके बताना होगा कि किस तरह एक्सेल में कंडीशन के आधार पर डेटा को रंग या चिन्हों द्वारा हाईलाइट किया जाता है। ऐसा होता है ना कि कंडीशन लगाई जाती है कि अगर हमारे पास जो आयु है, मतलब एज है, वो 18 वर्ष से ज़्यादा है तो उनका कलर लाल हो जाए, और जो 18 वर्ष से कम है उनका कलर काला हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार का जो डेटा कंडीशनिंग है वो यूज़ की जाती है एमएस एक्सेल के अंतर्गत, ताकि डेटा को हम लोग, जो डेटा हमें चाहिए, या तो वो रंग के आधार पर या तो हम चिन्ह के आधार पर उस डेटा को हाईलाइट कर सके बहुत बड़े डेटा शीट में। तो ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, डिस्कस द यूज ऑफ कॉर्सुलेशन मैट्रिक्स एंड मूविंग एवरेज, ठीक है। कॉरिलेशन जो मैट्रिक्स होती है उसको, और मूविंग एवरेज के उपयोगों के ऊपर आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। छात्र को कॉरिलेशन मैट्रिक्स का उपयोग डेटा रिलेशनशिप में और मूविंग एवरेज का ट्रेड एनालिसिस में कैसे होता है, ये आपको समझाना होगा, ठीक है। देखिए, कोरिलेशन मैट्रिक्स का जो उपयोग है वो डेटा रिलेशनशिप में यूज होता है, ठीक है। और मूविंग एवरेज वो ट्रेड एनालिसिस में होता है। तो ये किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। तभी आपका जो आंसर है वो सही प्रकार से लिखा जाएगा। यूनिट नंबर 3 को देखते हैं, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद आर। राइट एंड एक्सप्लेन द यूजर डिफाइंड फंक्शन इन आर। यूजर डिफाइंड फंक्शन इन आर, जो आर लैंग्वेज है उसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। छात्र को फंक्शन जो होता है का उपयोग करके एक सिंपल सॉफ्टवेयर फंक्शन बनाना, और उसके भागे नाम, पैरामीटर, बॉडी को समझाना होगा, ठीक है। नाम को समझाना होगा, पैरामीटर जो उस फंक्शन में जाएंगे, मतलब इस कॉलम के अंतर्गत जो चीजें जाएंगी वो पैरामीटर होती है, ठीक है। और बॉडी इस फंक्शन के बाद की जो मेन बॉडी होती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझानी होगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड लॉजिकल डेटा टाइप इन आर, ठीक है। हर न्यूमेरिक डेटा होता है, कैरेक्टर डेटा होता है, और लॉजिकल डेटा होता है। ये इनके बीच में आपको क्या बताना है, जो डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। आर में न्यूमेरिक, कैरेक्टर और लॉजिकल डेटा के प्रकारों में आपको अंतर बताना है। फिर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, छात्रों को इन डेटा टाइप्स के सिंटैक्स और उदाहरण देने होंगे, ठीक है। ये जो डेटा टाइप पूछे गए हैं, जैसे कैरेक्टर, न्यूमेरिक और लॉजिकल, इनके आपको सिंटैक्स, मतलब कोडिंग की लैंग्वेज में जो सिंटैक्स होता है वो आपको उदाहरण के साथ बताना होगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया नम लेस देन -5 हो गया, या नेम लेस देन -5 हो गया, या फिर ये हो गया फ्लैग लेस देन -2, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सिंटैक्स है, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाउ टू इंपोर्ट डॉट सीवीसी फाइल, CSV फाइल इनटू आर, राइट अ सिंटैक्स टू एंड एक्सप्लेन, ठीक है। अगर आपको आर लैंग्वेज में इंपोर्ट करनी है डॉट CSV फाइल, तो आप कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस आपको बताना है, ठीक है। आर में डॉट CSV फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, सिंटैक्स लिखकर समझाइए, ठीक है। तो उत्तर में रीड डॉट CSV और फिर आपके फाइल का नाम ब्रैकेट के अंतर्गत का उपयोग करके उसमें प्रयुक्त पैरामीटर्स को विवरण होना चाहिए, ठीक है। उसके अंतर्गत जो एक प्रकार से पैरामीटर्स, उनको आपको बताना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाता है। लेसन नंबर 4 को देखते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इन आर। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, जिसका नाम है कंपेयर वेक्टर्स एंड लिस्ट इन आर विद एग्जांपल, ठीक है। आपको आर में वेक्टर और लिस्ट की तुलना उदाहरण सहित कीजिए। आर में वेक्टर्स और जो लिस्ट होती है, इनकी एक दूसरे से तुलना करनी है, कंपेयर करना है। छात्र को बताना होगा कि वेक्टर एक समान प्रकार के डेटा रखते हैं, जबकि लिस्ट जो है विभिन्न प्रकार के डेटा रखती है, ठीक है। वेक्टर के अंतर्गत क्या होता है, अगर आपने सिर्फ नंबर वाला डेटा रखा है तो आप नंबर वाला ही डेटा रख सकते हैं, उसमें अल्फाबेटिक डेटा नहीं रख सकते। और अगर अल्फाबेटिक रखा है तो अल्फाबेटिक रख सकते हैं, नंबर वाला नहीं। परंतु लिस्ट में क्या होता है, आप नंबर वाला, अल्फाबेटिक, फिर उसके बाद हम कहें ट्रू फॉल्स, ये सारी चीजें आप उसमें रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ डेटा फ्रेम्स इन आर, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट। डेटा फ्रेम आर में कैसे यूज होते हैं ये आपको बताना है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। आर में डेटा फ्रेम का उपयोग समझाइए और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताइए। छात्र को 2 कॉलम बनाने वाला डेटा फ्रेम बनाकर यह दिखाना चाहिए कि किस प्रकार रियल वर्ल्ड टेबल को संभालना जाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 2 कॉलम बनाने हैं और इनके जो डेटा फ्रेम है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, और वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अप्लाई फैमिली फंक्शन इन आर।
आर में अप्लाई फैमिली फंक्शन के उद्देश्य क्या है, ठीक है। अप्लाई फैमिली फंक्शन जो है उसके क्या उद्देश्य है आपको ये बताना है। तो छात्र को ये जो फंक्शन लिखे हुए हैं इनके बारे में आप बताना होगा, जैसे अप्लाई हो गया, ठीक है, एल अप्लाई हो गया, एस अप्लाई हो गया, ये जो है इनके बारे में आपको संक्षिप्त में बताना होगा, मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताना होगा, बट डिटेल एक्सप्लेन करना होगा। लेसन नंबर 5 को देखते हैं, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूजिंग आर। आर का उपयोग करके विवरणात्मक जो सांख्यिकी है उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एक्सप्लेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन इन आर। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को आर के क्रियान्वयन सहित समझाइए। इसके अंतर्गत आपको क्या बताना होगा, आपको मीन, मीडियम, मोड की परिभाषा बतानी होगी, आर कोड और उनका अर्थ डेटा के संदर्भ में बताना चाहिए, ठीक है। आपको ये जो मीन, मीडियम, मोड हो गया इनके बारे में बताना होगा, इनकी परिभाषा देनी होगी। फिर उसके बाद आर कोड और उनका जो अर्थ है वो आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड के जो डिविएशन है उसके बारे में बताना होगा, ठीक है। विभेदन मतलब वेरिएशन और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में आपको क्या बताना है, जो अंतर है वो आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। इसमें छात्र क्या बता सकता है, इसमें छात्र को दोनों के सूत्र, गणना विधि और उनके उपयोग को समझाना होगा, ठीक है। उनके सूत्र क्या है, मतलब उनका फंक्शन एक प्रकार से होता है ना, जो सिंटैक्स होता है वो, फिर गणना की विधि क्या है, वो किस प्रकार उसमें गणना की जाती है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, ये आप बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन एंड आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सहसंबंध कोरिलेशन एंड निर्धारण गुणांक मतलब आर स्क्वायर की संकल्पना और महत्व को समझाइए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, सहसंबंध और निर्धारण गुणांक की जो संकल्पना है और जो उनके महत्व है, संकल्पना और महत्व को आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। छात्र को बताना होगा कि कैसे ये दो मापन एक डेटा सेट में दो वेरिएबल्स के बीच संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है। दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध है डेटा सेट में, वो उसको एक दूसरे से किस प्रकार दर्शाते हैं, दिखाते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर या हम कहे यूनिट नंबर वो लेसन नंबर 6 आ जाता है, जिसका नाम है प्रिडिक्टिव एंड टेक्सुअल एनालिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डिफाइन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग विद एग्जांपल्स, ठीक है। क्या होता है कि पर्सपेक्टिव मतलब प्रिडिक्टिव का मतलब होता है कि पहले से ही अनुमान लगा लेना, मतलब पूर्वानुमान विश्लेषण को परिभाषित कीजिए और व्यापारिक निर्णय निर्माण में इसकी महत्ता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आपको पूर्व अनुमान जो होता है उसका विश्लेषण करके बताना है, और फिर व्यापारिक जब जब बिजनेस में निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें इसकी महत्ता को बताना है उदाहरण देकर। उदाहरण के साथ ये बताना है कि भाई बिजनेस में इसके जो निर्णय लेते हैं उसमें कितनी महत्व है इसकी, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिख सकते हैं आप, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की परिभाषा दे सकते हैं, उसके अंतर्गत उपयोग होने वाले जो मॉडल हैं जैसे रिगर्सन या फिर डिसीजन ट्री, ये आप यूज कर सकते हैं, आदि को समझना होगा। साथ ही व्यापार में ग्राहक व्यापार व्यवहार, बिक्री पूर्वानुमान आदि में इसके प्रयोग का उदाहरण देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें पूछा गया, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल लीनियर रिगर्सन इन आर विद इंटरप्रिटेशन इन रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। आर में एक सरल रेखीय प्रतिगमन मतलब लीनियर जो रिगर्सन होता है करने की प्रक्रिया को समझाइए और परिणाम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब आपको एक लीनियर रिग्रेशन आप किस प्रकार करेंगे आर लैंग्वेज में, उसकी आपको प्रक्रिया बतानी है, मतलब उसके स्टेप्स बताने हैं, ठीक है। उसके परिणामों की व्याख्या भी करनी है। आप छात्र को जो एल एम है फंक्शन उसका यूज कर सकते हैं। फिर डेटा फ्रेम का मॉडल बनाना होगा, जैसे समरी से परिणाम निकालने वाला, और उनमें परिणाम जैसे कोफिशिएंट या आर स्क्वायर्ड या रेसिडुअल्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें पूछा गया, व्हाट इज द टेक्स्ट माइनिंग, डिस्कस इट्स मेजर स्टेप एंड एप्लीकेशन। टेक्स्ट माइनिंग क्या है, ठीक है, और इसके जो मेजर स्टेप्स हैं एप्लीकेशन में वो आपको बताने हैं। छात्र को उत्तर में टेक्स्ट माइनिंग की प्रक्रिया जैसे डेटा कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, स्टॉप वर्ड रिमूवल, स्ट्रीमिंग, एनालिसिस, ठीक है, विजुअलाइजेशन, इन चीज़ों को समझाना होगा अपने आंसर में, इन चीज़ों के बारे में बात करनी होगी और आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें पूछा गया, डिस्कस द रोल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस इन स्ट्रक्चरल इन टेक्सचुअल एनालिटिक्स, हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन आर, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्कस करना है रोल ऑफ
सेंटिमेंट एनालिसिस के रूल को आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इन टेक्सचुअल एनालिटिक्स में में सेंटिमेंट एनालिसिस का रोल आपको बताना है। हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इन आर, और ये किस प्रकार आर लैंग्वेज में इम्प्लीमेंटेड की गई थी, ये भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका है बिजनेस एनालिटिक्स का सब्जेक्ट, उसके हमने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कवर अप कर लिए, ठीक है। हर एक यूनिट से हमने क्वेश्चन कवर करे हैं, हर एक लेसन से हमने क्वेश्चन कवर करे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के जाइए, इनको समझ के जाइए, इनका क्या आंसर आ सकता है ये आप तैयार करके जाइए, और आपका जो एग्जाम है काफी ज्यादा अच्छा जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ के साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिस पे आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। हमारा ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको वहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐप में चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइस।